Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1, the legislature. Students, according to me this chapter is very informative and interesting as well. I hope you will feel the same after completion of this chapter. सच में बेटा इस चैप्टर में जो भी कुछ पढ़ोगे उसको तुम लाइव देख सकते हो, लोकसभा को देख सकते हो, राज्यसभा को देख सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि न्यू दिल्ली जाके लाइव देखना है, आप टीवी पर करंट लोकसभा में क्या हो रहा है, राज्यसभा में क्या हो रहा है वो सब देख सकते हो। अभी हम करंट में अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन को नहीं देख सकते है ना, क्योंकि वो हो चुका है। पर इस चैप्टर में जो भी कुछ है वो कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ लोकसभा है, लोग कैसे डिस्कशन करते हैं, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, वो सब आप लोकसभा राज्यसभा टीवी में देख सकते हो। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी उसके लिए अवेलेबल हैं। तो लर्निंग टारगेट्स क्या है बच्चा इस चैप्टर के, तो वो है कि यूनियन लेजिस्लेचर का कंपोजिशन क्या है। फिर हम लोग देखेंगे 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा को, और फिर हम देखेंगे पार्लियामेंट के पावर्स क्या हैं और उसकी फंक्शंस क्या है। चलो, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो कहता है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है बात, जिसका स्ट्रक्चर कैसा है? फेडरल स्ट्रक्चर है। 3 मेन ऑर्गन्स है गवर्नमेंट की जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन तीनों के अलग अलग काम भी हैं। पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना, नियम बनाना, कानून बनाना, एक्ट बनाना। कौन करता है? लेजिस्लेचर। फिर ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इसके अंदर आएगा आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। इनका काम होता है बच्चों जो लॉज बना दिए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उनको एनफोर्स कराना। The laws made by legislature enforced by whom? The executives. ठीक है बात। चलो, नेक्स्ट वन इज जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट और डिफरेंट कोर्ट्स, ये सब काय का पार्ट है बच्चा? जुडिशरी का पार्ट है। ये डिफाइन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं द लॉज एंड डिस्पेंस जस्टिस। जस्टिस देते हैं। देखो, जो नियम कानून बनाए गए उन्हें कोई व्यक्ति फॉलो नहीं करेगा तो वो कहाँ जाएगा? जेल में जाएगा ना, जाएगा ही जाएगा। जो हमने जितने भी लॉज बना रखे हैं आप उसके अगेंस्ट में जाओगे तो आपके ऊपर कुछ पनिशमेंट लगेगी, पेनाल्टी लगेगी। वो काम किसका होता है बेटा? जुडिशरी का। दूसरा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, उस लिखे हुए का क्या मतलब है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन भी कौन करता है बेटा? जुडिशरी। बेटा ये पार्लियामेंट हाउस है, और पार्लियामेंट हाउस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। पार्लियामेंट हाउस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ये ओल्ड वन है, ओल्ड या बोलो करेक्ट, अभी इसमें प्रोसीडिंग्स होती हैं, पर थोड़े टाइम बाद इसे ओल्ड कहा जाने लगेगा, पुराना, क्योंकि हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन गई है और इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि आप सबको उसको एक बार गूगल पे या यूट्यूब में उसको देखना चाहिए। बहुत ही प्यारी बिल्डिंग बनाई है। किसने बनवाई है बच्चा? उसका फाउंडेशन रखा है नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ये ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है जिसको ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। कब? 1921 में इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था और 1927 में ये बनके तैयार हो गई थी। 6 ईयर में ये बनी थी। ठीक है बात। एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने बनवाया था। इसको किसने बनाया था? एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने। अभी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग रेडी है, अब इसमें प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं, सून स्टार्ट हो जाएगी। देखो बेटा, 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो यूएसए है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमारे इंडिया में पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होते हैं। जितनी भी मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव के उन्हें इलेक्ट करते हैं मेजॉरिटी पार्टी। लेजिस्लेचर में जो भी मेजॉरिटी पार्टी होगी उसी के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। कौन? एग्जीक्यूटिव्स। जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। डू रिमेंबर, प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। देखो, सबसे बड़ा पार्लियामेंट का काम क्या होता है? लॉज बनाना, एक्ट बनाना। कोई लॉ, कोई एक्ट तब तक नहीं बन जाता जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपना साइन ना कर दे। ठीक है बात। तो प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई बिल पास होकर एक्ट नहीं बन सकता या लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, क्या नहीं बन सकता? लॉ नहीं बन सकता। कोई बिल लॉ नहीं बन सकता जब तक उस पर प्रेसिडेंट भैया अपनी सिग्नेचर ना कर दें। ठीक है बात।
अब हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो पार्लियामेंट के हाउसेस को समन कर सके, बुला सके, प्रोरोग कर सके मतलब रोक सकता है ना, बंद करा सकता है, और डिसॉल्व मतलब भंग भी कर सकता है। उनकी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करा सकता है, उनकी प्रोसीडिंग को स्टॉप करा सकता है, और पूरे के पूरे पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर सकता है, भंग भी कर सकता है। इतनी पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। यूनियन लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट है इंडिया का, वो हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है इंडियन पीपल एट नेशनल लेवल पे। भारतीय लोगों का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन करने वाली बॉडी है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, टू हाउसेस होते हैं। एक होता है लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। जो पार्लियामेंट है वो लॉज बनाती है पूरी कंट्री के लिए, ठीक है बात। नेशनल बजट को बनाती है, ठीक है, और जितने भी पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो मैटर्स होते हैं उन इश्यूज को भी एड्रेस करती है, ठीक है बात। जो रियल एग्जीक्यूटिव्स हैं स्टूडेंट्स, कंट्री के रियल एग्जीक्यूटिव हैं एक ही है, वो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उनको उनके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो जो रियल एग्जीक्यूटिव है कंट्री का वो है प्राइम मिनिस्टर, एंड इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स इट। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो किसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है, प्राइम मिनिस्टर के। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, रियल हेड है कंट्री का, रियल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। क्योंकि जो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर है वो तो किसके हाथों में ही होती है, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को हम हेड ऑफ द कंट्री बोलते हैं बच्चा, पर वो नॉमिनल हेड है, नाम मात्र की पावर उसके पास होती है। रियल पावर एग्जिस्ट इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एंड वाई सो, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी मोर पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड विथ whom, हु इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द जनरल पब्लिक। तो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर है जिसको जनरल पब्लिक ने मैंडेट दिया है, ठीक है बात। चलो, ओ ओ ओ हाँ, तो पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ऑन देम ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर कंट्रोल कौन रखता है, पार्लियामेंट, ठीक है। किसके बिहाफ पे, लोगों के बिहाफ पे। नाउ कंपोजिशन ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, क्या कंपोजिशन है यूनियन लेजिस्लेचर का। तो यूनियन लेजिस्लेचर में आएगा लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 552 मेंबर्स, ठीक है। बेटा आज मैं करंट की बात करूं तो सिर्फ कितने मेंबर हैं, 550। ये 552 नहीं बेटा, 550। अभी आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं। ये जो नॉमिनेटेड एंग्लो मेंबर्स होते थे अब इनको हमने नॉमिनेट करना बंद कर दिया है। टोटल स्ट्रेंथ होगी 550 की, जिसमें से 530 इलेक्ट होके आएंगे स्टेट से, स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है, स्टेट से इलेक्ट होके आएंगे। और 20 मेंबर्स आएंगे यूनियन टेरिटरी से। तो हमारे तो 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट से आएंगे 530 पीपल, और 8 अरे अरे अरे, और 8 यूनियन टेरिटरीज से आएंगे 20। भारत में अभी 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, है ना। केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश है 28 और केंद्र शासित प्रदेश है 8 है ना। तो 530 आएंगे स्टेट से, 20 आएंगे यूनियन टेरिटरीज से। और बेटा जो 2 एंग्लो इंडियंस थे अब वो नॉमिनेट नहीं होते हैं। और ये कब से हुआ बेटा, जनवरी 2020 से। और इसके लिए जो बिल पेश हुआ था वो 2019 में बिल हमने लेके आ गए थे। और जिस बिल को हमने फाइनली कंफर्मेशन दी जनवरी 2020 में कि अब एंग्लो इंडियन मेंबर्स नहीं होंगे कायमे पार्लियामेंट में, ठीक है। तो अब टोटल कितने मेंबर होंगे बेटा, 550, 530 स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरीज से। राज्यसभा की मैं बात करूं तो राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी बेटा, 250, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ कैन बी 250। और इसमें 238 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के। और 12 मेंबर जो होंगे उन्हें नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट। ये जो 12 मेंबर्स होंगे बेटा, ये हो सकता है कोई स्पोर्ट्समैन हो, कोई राइटर हो, कोई लॉरिएट हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई डॉक्टर हो, कोई भी हो सकता है जिसने अपनी फील्ड में एक्सीलेंस हासिल की हो। मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर, रेखा, ये पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। अभी टोटल स्ट्रेंथ है 245, जिसमें से 233 इलेक्ट होके आए हैं स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के।
लेजिस्लेटिव असेंबलीज के उन्होंने चुन के भेजा है इन लोगों को। कितने? 233 और 12 कैसे होते हैं? नॉमिनेटेड। और टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 250। और यहाँ पर ये जो कंपोजिशन दिया है ये टोटल स्ट्रेंथ का दिया है कि टोटल 250 अगर होंगे तो 238 इलेक्ट होके आएंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, और इनका इलेक्शन में एमएलएस पार्टिसिपेट करेंगे, जनरल पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करेगी। लोकसभा की इलेक्शन में जनरल पब्लिक वोट देती है, पर राज्यसभा के लिए जनरल पब्लिक का कोई रोल नहीं होता है। टोटल 250 हो सकते हैं, उस 250 में से टोटल आ सकते हैं 238 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, और 12 आ सकते हैं इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। पर अभी 233 आ रहे हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, 12 नॉमिनेट कर रहा है कौन? हमारा प्रेसिडेंट, तो हो रहा है 245। ठीक है बात। यू कैन चेक ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ऑन गूगल बेटा, है ना। ये 2 मेंबर हैं कि नहीं है, ये अभी कितना है, ठीक है। एक टर्म होता है बेटा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब होता है कि आप एक एज डिसाइड कर लो। पहले हमारे इंडिया में भी वो एज 21 थी, अब हमारे इंडिया में ये एज 18 है। पहले 21 ईयर के जब आप होते थे तभी आप वोट एलिजिबल थे वोट डालने के लिए, पर अब आप 18 ईयर एज में भी आप वोट डाल सकते हैं। तो एक एज फिक्स कर देती है हर कंट्री, उसके बाद आपको अगर वोट डालने की परमिशन है बिना आपकी कास्ट को देखे, क्रीड को देखे, आपके रिलीजन को देख के आप मेल हैं कि फीमेल हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जब आपकी कंट्री में हर वो कैंडिडेट जिसकी एलिजिबल एज कंप्लीट हो जाए और वो वोट दे सके, इसे ही क्या कहेंगे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पहले कुछ कंट्रीज में ऐसा था कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप वोट दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं। पर ऐसा अब कुछ भी नहीं होता। अब हर कंट्री में क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो हमारे इंडिया में भी है। अब अगर हम कंपोजिशन की बात करेंगे किसके? लोकसभा के, तो जो मेंबर होते हैं लोकसभा के वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। थ्रू अ सीक्रेट बैलेट मीन्स व्हाट बेटा? कि आप किसको वोट दे रहे हैं ये किसी को भी पता नहीं चलता। जब हम लोग वोट डालने जाते हैं, सपोज करो ये बहुत बड़ा सा कैंपस है, तो इस कैंपस में हम एंटर हुए, हमारा आईडी कार्ड वेरिफिकेशन हुआ, हमारे नेल के ऊपर एक जो नेल होता है उस पर इंक लगा दी जाती है, वो लगा दी गई। फिर जब हम अंदर जाएंगे तो इस तरीके से बूथ बना होगा। उस बूथ में जो भी व्यक्ति वोट डाल रहा है उसके अलावा कोई नहीं होता है, वो अकेला ही वोट डालता है, उसने किसको वोट दिया ये किसी को पता नहीं चलता। इसी सिस्टम को बोलते हैं सिस्टम ऑफ सीक्रेट बैलेट या सीक्रेट बैलेट सिस्टम। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रिस्क्राइब किया 552। अगेन यहाँ पर हमें सुधार की जरूरत है, ये होगा 550। मैक्सिमम नंबर लोकसभा में हो सकते हैं। आउट ऑफ 552 और 550, 530 कहाँ से आएंगे? स्टेट से। 20 कहाँ से आएंगे? यूनियन टेरिटरी से। और दो पहले 2020 के पहले ये जो 2 मेंबर्स हैं ये होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, पर अब ये आने वाले इलेक्शंस में ये 2 सीट नहीं रहेगी। ठीक है। इन्हें नॉमिनेट कौन कर देता था बेटा? एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट। एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है बच्चा? एडल्ट फ्रेंचाइज है जितने भी मेंबर हैं, सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, जिन्होंने 18 ईयर एज को अटेंड कर लिया है, वो लोकसभा के लिए क्या दे सकते हैं? वोट। ये हो गया एडल्ट फ्रेंचाइज। पहले इंडिया में ये एज होती थी 21, अब कितनी है? 18। जो पूरी कंट्री होती है उसको इलेक्शंस के लिए छोटी 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 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूँ होशंगाबाद की, तो देखो होशंगाबाद है, रायसेन है, होशंगाबाद, पार्ट्स ऑफ रायसेन और पार्ट्स ऑफ नरसिंहपुर, पार्ट्स ऑफ नरसिंहपुर, पार्ट्स ऑफ रायसेन और पूरा होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों को मिलके हमारी एक कॉन्स्टिट्युएंसी बनती है। और हमारी इस एक कॉन्स्टिट्युएंसी पे इलेक्ट हैं अभी उदय प्रताप सिंह। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आपकी कॉन्स्टिट्युएंसीज में एक डिस्ट्रिक्ट है कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट है कि पार्ट है, 2 डिस्ट्रिक्ट के एक डिस्ट्रिक्ट पूरा है। जैसे हमारे यहाँ इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है और होशंगाबाद पूरा है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आपके यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, लोकसभा का मेंबर कौन है, वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमारे यहाँ से कौन है होशंगाबाद से? उदय प्रताप सिंह, जिनका जो ओरिजिन प्लेस है वो नरसिंहपुर।
पर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व भी किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविजन है। किसके लिए बेटा? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। ये वो कास्ट हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, जिनको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिला है, जो इंडियन इकोनॉमी की मेन स्ट्रीम, जो मेन सोसाइटी है, उससे बाहर रहे हैं। तो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इनकी जो कंडीशन है, करंट कंडीशन है, उसमें सुधार आए, उसके लिए हमने इन्हें क्या दिया है? रिजर्वेशन। किसको? शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को। तो कुछ सीट्स पे क्या होगा? इन्हीं के कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दीज टू कैटेगरीज कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। ठीक है? उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिनको रिजर्व किया गया है शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल ट्राइब के लिए, वही लोग शेड्यूल ट्राइब के कंटेंडर्स होंगे, शेड्यूल कास्ट के कंटेंडर्स होंगे उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है? एक टेरिटोरियल सेगमेंट होता है फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन। लोकसभा के इलेक्शंस के लिए हम पूरे इंडिया को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बेसिस पे हम एरियाज को डिवाइड कर देते हैं। एरिया नहीं होगा कभी भी, जो मेन एरिया, लैंड एरिया का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे हम बहुत सारे सारे एरियाज में कंट्री को डिवाइड कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। कई बार ये हो सकता है एरिया इतना बड़ा हो और दूसरा एरिया इतना छोटा भी हो, क्योंकि हमें एरिया से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है वहाँ पर रहने वाले लोगों से। तो यहाँ इतनी जगह में भी 5 ही लोग रह रहे हैं, यहाँ इतनी सी जगह में भी 5 ही रह रहे हैं, तो ये हो गई कॉन्स्टिट्यूंसी ए और ये कॉन्स्टिट्यूंसी बी। Because we are not bothering about the land area, we are bothering about the population. Now क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो इंडिया का सिटीजन हो, उस वो 25 साल का। अगर आपको लोकसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है तो आप 25 साल के हो, आप इंडिया के सिटीजन हो, आप एक रजिस्टर्ड वोटर हो, और आपने उस टाइम में, जिस टाइम में आप लोकसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हो, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके कंट्रोल में ना हो। अगर है तो पहले रिजाइन करो, फिर ही आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। और आप इंसॉल्वेंट भी नहीं होनी चाहिए। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है बेटा? दिवालिया निकल जाना। दिवालिया कब निकलता है आपका? तब आपकी जो लाइबिलिटीज होती हैं, जो आपकी देनदारियां होती हैं, मतलब जो भी आपने उधार लिया हो, वो आपके असेट से ज़्यादा हो। मतलब अब आप इस पोजीशन में ही नहीं हैं कि आप जो भी आपके लोन से, जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ है, उसको पूरा कर पाए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है? मतलब आपके पास उधारी ज़्यादा है और देने वाला जो आपका जो पैसा है, जो असेट है, जो संपत्तियां हैं, वो है कम। आप इंसॉल्वेंट भी ना हो, आप अनसाउंड माइंड के पर्सन भी ना हो, आप पागल भी ना हो, ठीक है, और क्रिमिनल भी ना हो। आप क्रिमिनल ना हो, आप पागल ना हो, और आप दिवालिया ना हो, इंसॉल्वेंट ना हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सीक्रेट वैलेट क्या होता है? तो बेटा सीक्रेट वैलेट पे देखो क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन 5 का आंसर भी है। देखो क्या है सीक्रेट वैलेट, कि भैया ये वोटिंग की एक मेथड है जिसमें आप सीक्रेट में वोट को कास्ट करते हो। नो वन इज सपोज टू नो हु वोटेड फॉर विच कैंडिडेट। कोई भी बता नहीं पाएगा कि, या कोई भी जान नहीं पाएगा कि आपने किसको वोट दिया है। ठीक है बात? और ये भी एक आंसर में है, पूरा ही आंसर है शायद, कि क्या क्या चाहिए क्वालिफिकेशन अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है। तो पता चल गया ना, इंडिया के सिटीजन हो, 25 साल आपकी उम्र हो, आप एक रजिस्टर्ड वोटर हो, और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आप पागल ना हो, आप इंसॉल्वेंट ना हो। ये है इंडियन पार्लियामेंट जो सेशन में है। अब टर्म ऑफ लोकसभा, लोकसभा का टर्म होता है फिक्स 5 ईयर। जो प्रेसिडेंट होता है वो लोकसभा को पहले भी डिसॉल्व कर सकता है एक्सपायरी के पहले, और फ्रेश इलेक्शन भी करा सकता है अगर उसको लग जाए कि ये जो करंट गवर्नमेंट है इसके पास मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है, तो वो पहले भी इलेक्शन करवा सकता है और लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। स्पीकर, चलो, जो पार्लियामेंट होती है उसे लगभग 2 बार तो साल में मिलना ही पड़ता है, पर हमारी पार्लियामेंट ज़्यादा समझदार है, वो तीन तीन बार मिलती है साल में। जो प्रेसिडेंट होता है वो दोनों हाउसेस को ज्वाइंटली बिगिनिंग में, हर न्यू सेशन की बिगिनिंग में, द प्रेसिडेंट जो होगा, जो प्रेसिडेंट होगा वो एड्रेस करेगा। द प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ हाउस ज्वाइंटली, ज्वाइंटली दोनों हाउसेस को वो एड्रेस करेगा एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू सेशन। अब देखो बेटा, लोकसभा की प्रोसीडिंग तब तक स्टार्ट नहीं हो जाती जब तक 10% लोग प्रेजेंट ना हो। अगर आप करंट की बात करें, करंट स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें कि भाई अब आने वाले साल में 550 मेंबर होंगे, तो इसका 10% कितना हो जाएगा बेटा?
55। तो जब तक 55 मेंबर नहीं आ जाएंगे लोकसभा की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। और इसी 10% के क्राइटेरिया को हम कहते हैं कोरा। ठीक है बात। अभी बेटा जो करंट स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला। करंट स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ये है सुमित्रा महाजन, ये जनता पार्टी की थी, ये भी लोकसभा की स्पीकर रह चुकी है। पर करंट 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 आज कौन है? ओम बिरला। ठीक है। जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे बेटा, इनके मेंबर मिलेंगे और चेयरपर्सन को इलेक्ट कर लेंगे अपने आप में से ही। क्या करेंगे? एक मेंबर को चेयरपर्सन चुन देंगे, उसी को क्या बोलेंगे? स्पीकर। इसका मेन काम जो होता है बेटा, ये प्रिसाइड करेगा मीटिंग्स को लोकसभा की, और लोकसभा में डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा। आप अभी ही जाके इस वीडियो को यहीं रोक के पॉज करके जाओ, ओम बिरला इन पार्लियामेंट या ओम बिरला इन लोकसभा। तब आप लोग देखोगे तो ये कितनी बार ऐसे बोलेंगे, माननीय सदस्य आप बैठ जाइए, माननीय सदस्य आप ये गलत बोल रहे हैं, माननीय सदस्य बैठ जाइए, उनको बोलने का मौका दीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो पूरी जो मीटिंग्स जो सेशन होते हैं लोकसभा के, उसमें डेकोरम डिसिप्लिन को मेंटेन करना किसका ही काम होता है बेटा? मेंटेन करवाना किसका ही काम होता है? स्पीकर का। वो देखिएगा, कई बार ये लोकसभा के स्पीकर के पास पावर होती है, ये मेंबर को डिसमिस वगैरह भी कर सकता है। ठीक है। टाइम बीइंग, जब भी लोकसभा में किसी बात को लेकर वोटिंग होती है तो जनरली स्पीकर वोट नहीं देता है, पर अगर किसी बात पे टाई हो जाए तो वो अपने वोट को यूज कर सकता है इस टाई को ब्रेक करने के लिए। वैसे तो मैंने बोला कि किसी बात पे वोटिंग अगर होगी तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो वोट देगा ही नहीं, पर हो सकता है कभी टाई अप हो जाए, तो टाई अप में भैया स्पीकर साहब आएंगे, वोट देंगे और उस टाई को ब्रेक करेंगे। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर होते हैं 250, जिसमें से कि जो 12 होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और जो 238 होते हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो जिन 12 लोगों को नॉमिनेट करता है उनमें स्पेशल नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, लिटरेचर का, साइंस का, आर्ट का, सोशल सर्विसेज का। और जो रिमेनिंग 238 होंगे वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से आएंगे उनके प्रपोर्शन में। कुछ स्टेट बड़ा है तो ज़्यादा मेंबर आएंगे, छोटा स्टेट है तो कम आएंगे। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के उन्हें इलेक्ट करते हैं इलेक्टेड मेंबर, जो ऑलरेडी एमएलए होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये वोट डाल के राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करेगा। ना कि हम जनरल पब्लिक किसको इलेक्ट करते हैं? लोकसभा मेंबर्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा मेंबर्स को। ठीक है बात। राज्यसभा मेंबर को हम नहीं चुनते। जो क्वालिफिकेशन होता है पर्सन का जो राज्यसभा में जा सकता है, वो इंडिया का सिटीजन हो, उसकी एज 30 ईयर हो। लोकसभा के लिए 25 थी, राज्यसभा के लिए 30 है। उसकी ईयर 30 ईयर हो, उसकी जो एज है वो कितनी हो? 30 ईयर। 30 साल का होना चाहिए, यही एज लोकसभा के लिए थी 25। किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को उसने होल्ड नहीं किया हो, वो भले सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट जॉब में ना हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड ना करता हो, फिर वही इंसॉल्वेंट भी ना हो, उसका दिवालिया भी ना निकला हो, ऐसा ना हो कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, वो पैसा दे ही नहीं रहा किसी का वापस, ऐसे व्यक्ति भी राज्यसभा में मेंबर बन के नहीं जा सकते थे। मे नॉट बी प्रोक्लेम्ड अ क्रिमिनल बाय कोर्ट, कोर्ट ने उसे क्रिमिनल भी घोषित ना किया हो। जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट हाउस होता है बेटा, यहाँ पर जो 1/3 मेंबर होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। हर 2 ईयर में 1/3 मेंबर रिटायर होंगे, 1/3 रिटायर होंगे। तो इसका मतलब हर 2 साल में नए मेंबर आएंगे और 1/3 रिटायर हो जाएंगे। एंड अनदर 1/3 आर इलेक्टेड हु रिप्लेस दोस हु रिटायर। 1/3 अगर रिटायर होंगे बेटा तो इतने ही मेंबर इलेक्ट होके आ जाएंगे। इनका टर्म होता है 6 ईयर। ठीक है बात। अब चेयरपर्सन कौन होता है राज्यसभा का? वो होता है बेटा एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट। जो भी कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो चेयरमैन भी बन जाएगा राज्यसभा का। ये पोस्ट एक्स ऑफिशियो होती है। एज यू बिकेम चेयरमैन, सॉरी, एज यू बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप क्या भी बन गए बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये हैं वेंकैया नायडू, ये पहले थे वेंकैया नायडू,
करंटली नहीं है बेटा, करंटली तो है जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ और जगदीप धनखड़, धनखड़ धनखड़, ठीक है। जगदीप धनखड़ अभी करंटली सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट हैं और चेयरमैन हैं राज्यसभा के। इसके पहले थे वेंकैया नायडू, ठीक है बात। ये थोड़ा सा ओल्ड बुक होगा मुझे ऐसे लगता है। तो राज्यसभा के अभी जो करंट चेयरपर्सन है बेटा ये वेंकैया नायडू नहीं है, ये पहले थे, एक्स से ही है, ठीक है। अभी कौन है बेटा, जगदीप धनखड़, ठीक है। जो प्रेसिडेंट्स होती हैं राज्यसभा की उनको प्रेसाइड करता है वाइस प्रेसिडेंट, हु इज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करता है, मेंबर को अलाउ करता है, बिल को मूव कराता है, ठीक है, कि चलो बिल पे डिस्कशन करो, बिल को मूव करो। ये परमिट करता है लोगों को कि अपने विचारों को एक्सप्रेस करो, डिबेट करो, व्यूज दो उस बिल के ऊपर। ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है हाउस में और इवन सस्पेंड कर सकता है मेंबर्स को जो प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करेंगे। कुछ लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बीच में हंसने लगते हैं, बोलने लगते हैं, बैंच को बजाने लगते हैं। तो ऐसे जो डोंकी टाइप होते हैं ना कुछ लोग, मूर्ख, सुनते ही नहीं है, राज्यसभा को चलने ही नहीं दे रहे हैं, तो उनको ये क्या भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है। जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के वो एक डेप्यूटी चेयरमैन भी चुन सकते हैं जो मीटिंग को प्रोसीडिंग्स को तब चलाएगा जब चेयरमैन नहीं होगा, ठीक है हाँ। और जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है उसे हाउस में से ही चुन लिया जाता है, उसके जो मेंबर होते हैं उनमें से ही कोई एक डेप्यूटी चेयरमैन बन जाएगा ना। पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, तो फर्स्ट जो फंक्शन है, ये जो पावर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्या, जो पार्लियामेंट होती है वो लॉज बनाती है, ऑब्वियसली बात है, काम है इसका कि नियम बनाएगी, लॉज बनाएगी, कानून बनाएगी, मतलब फॉर द होल कंट्री, पूरी कंट्री के लिए। जो पार्लियामेंट होती है वो लॉज बनाती है 97 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है, कितने सब्जेक्ट मेंशन है बेटा, 97 याद रखना। 97 सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में और 47 सब्जेक्ट मेंशन है कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये दोनों ही लिस्ट के ऊपर 97 फ्रॉम यूनियन लिस्ट, 47 ऑफ 97 ऑफ यूनियन लिस्ट एंड 47 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, इन दोनों ही मैटर्स पे ये लॉज बनाने का काम किसका है, यूनियन लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का, ठीक है बात। जो पार्लियामेंट होती है वो कुछ दूसरे मैटर्स जैसे फाइनेंशियल, कंट्रोलिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल, इलेक्टोरल एंड जुडिशनल फंक्शंस भी करती है। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करती है, उनसे क्वेश्चन पूछ के और एडजॉर्नमेंट मोशन ला के, ठीक है बात। तो क्वेश्चन पूछ सकती है किसी भी एग्जीक्यूटिव से, एडजमेंट मोशन ला सकती है। एडजमेंट मोशन मतलब कोई अगर ऐसा मैटर आ जाए जो कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, तो एडजमेंट मोशन भी ला सकता है पार्लियामेंट, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जीक्यूटिव से। और पार्लियामेंट also undertakes some other financial, controlling, constitutional, electoral and judicial function। judicial function भी प्ले करती है, constitutional functions भी हैं, कंट्रोल भी करती है, financial functions भी हैं, ठीक है बात। जो पार्लियामेंट है इंडिया का वो अप्रूव करता है बजट ऑफ द कंट्री, कंट्री के बजट को अप्रूव पार्लियामेंट ही करता है। अब हम यहाँ जाते हैं, जो लोकसभा होती है उसके पास पावर होती है टू पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लोकसभा हैज़ द पावर, लोकसभा के पास पावर है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ द हाउस इज नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्टर। सपोज करो अगर हाउस जितने भी मेंबर्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके काम से सेटिस्फाई नहीं है तो वो ला सकती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। कहाँ पर, लोकसभा में। चल, जो पार्लियामेंट है वो पार्ट लेता है किसके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। द पार्लियामेंट टेक्स पार्ट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट पार्ट लेता है। पार्लियामेंट इवन रिमूव भी कर सकता है प्रेसिडेंट को थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार कर सकता है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट भी करेगा और उसे रिमूव भी कर सकता है। रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट्स।
यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इनके ऊपर जो भी लॉज होंगे वो कौन ही बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही चीज होती है बेटा। चलो, डिफेंस, सिटीजनशिप, कम्युनिकेशन, करेंसी, रेलवे, फॉरेन अफेयर्स, इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन। इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, करेंसी, कम्युनिकेशन, सिटीजनशिप, डिफेंस। इन पे नियम कानून बनाना, इनके ऊपर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा, यूनियन लिस्ट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर होंगे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है, दोनों ही बना सकती है। वो है एजुकेशन, फैक्ट्रीज, ट्रेड यूनियन, इलेक्ट्रिसिटी, वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन कंट्रोल। स्टेट लिस्ट में मतलब जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रूल कौन बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। वो है लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, स्टेट ट्रांसपोर्ट, रोड्स, एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, रोड, स्टेट ट्रांसपोर्ट, ये वो मैटर है जिनमें सिर्फ स्टेट ही डील करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही डील करेगी। हाउ इज अ लॉ मेड, लॉ कैसे बनता है बच्चा। एक लॉ को बनाने के लिए पहले एक प्रपोजल देना पड़ेगा, उस प्रपोजल को हम कहते हैं बिल। इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आप लोकसभा में उसको ले आए या राज्यसभा में ले आए, ठीक है बात। जब बिल एक हाउस से पास हो जाएगा तो वो जाएगा दूसरे हाउस में। अगर लोकसभा में इनिशिएट हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो जाएगा राज्यसभा में पास होने के बाद, ठीक है बात। और अगर राज्यसभा में इनिशिएट हुआ तो पास होने के बाद जाएगा लोकसभा, ठीक है। और फाइनली जब दोनों हाउस उसको पास कर देंगे तो वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास उसके असेंट के लिए। जब तक प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर नहीं कर देते तब तक वो बिल लॉ नहीं बन पाएगा। दोनों हाउसेस से पास हो फिर प्रेसिडेंट के पास जाए। टू टाइप के बिल होते हैं, एक होता है मनी बिल, दूसरा होता है नॉन मनी बिल। नॉन मनी बिल और मनी बिल। जो ऑर्डनरी बिल होता है जिसे नॉन मनी बिल भी कहते हैं, वो किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, पर मनी बिल सिर्फ इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में। ध्यान रखना बेटा, कोई भी ऑर्डनरी बिल जिसको हम नॉन मनी बिल कह रहे हैं, ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। पर मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि लोकसभा में होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें जनरल पब्लिक ने इलेक्ट किया है। जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो मनी बिल को इंट्रोड्यूस करता है, बजट बनाता है, बजट के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ बजट मनी बिल प्रेजेंट होता है। फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूसेस मनी बिल इन द फॉर्म ऑफ बजट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से अप्रूवल से के बजट को प्रेजेंट करेगा कौन, फाइनेंस मिनिस्टर। हाउ इज लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा, कैसे लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। स्टूडेंट्स, मैं अगर पेपर बनाऊँ आप लोगों का तो मैं ये क्वेश्चन ज़रूर दूँ। एक तो क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, दिस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन पेपर। एंड वन मोर थिंग, वन मोर क्वेश्चन इज हाउ इज लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा। तो मनी बिल बेटा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, मतलब बजट से रिलेटेड सारी पावर सिर्फ किसके पास है, लोकसभा के पास। फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे सिर्फ लोकसभा के लिए ही, ठीक है। जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। तो पहली बात कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो इंडिविजुअली भी लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलेक्टिवली भी लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो मोशन है नो कॉन्फिडेंस का, वो भी सब कहाँ आ सकता है, लोकसभा में आ सकता है। ऑर्डनरी बिल दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, पर अगर कोई डेडलॉक आएगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो जॉइंट सिटिंग होगी। और जॉइंट सिटिंग में क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर हैं तो प्रपोजल किसके पक्ष में ही जाएगा, लोकसभा के पक्ष में ही जाएगा। स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू एनी डाउट एनी प्रॉब्लम डू राइट इन कमेंट सेक्शन।